कहानी शुरू होती है उज्जैन नगरी के पास एक घने भयानक जंगल से, बरगद का पेड़ और जिसके नीचे ये क्या, विक्रम एक रस्सी से बंधा हुआ है और ठीक उसके सामने बेताल एक बड़ी तलवार लिए खड़ा है। क्या बेताल आज विक्रम को मार डालेगा? आखिर विक्रम रस्सी से बंधा कैसे और ये युवती कौन है? ये जानने के लिए हमें एक सप्ताह पीछे जाना होगा। राजा विक्रम एक बार फिर बेताल को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन बेताल है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर कूद जाता है। विक्रम जानता है कि उसे हर हाल में इस प्रेत को पकड़ना ही है। आखिर उसने अपने राज्य में एक सिद्ध तांत्रिक को वचन दिया है और फिर उसकी स्वयं की रानी अंबिका भी तो इस जंगल से लौटने के बाद से ही गुमसुम रहने लगी है। गुस्से से विक्रम बोला, बेताल, तुम जितनी भी चालें चल लो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जरूर पकड़ कर ले जाऊंगा। बेताल हंसते हुए बोला, विक्रम, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन तुम तो जागते हुए भी सपने देख रहे हो। मुझे तुम पर दया आ रही है। विक्रम को बेताल की बातों से गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वह मजबूर था। आज तक किसी ने इस तरह राजा से बात नहीं की थी। फिर बेताल तो एक प्रेत था और विक्रम का लक्ष्य सिर्फ उसे पकड़ना था, किसी भी कीमत पर। बेताल फिर बोला, विक्रम, अगर तुम मुझे अपने नगर घूमने का न्योता देते तो मैं खुशी खुशी चलता, लेकिन तुम मुझे उस पाखंडी के हवाले करना चाहते हो। लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विक्रम बोला, तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा बेताल। सब जानते हैं कि तुम दुष्ट और मायावी हो, जंगल से आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हो। बेताल जोर से हंसते हुए बोला, राजा, मैंने कई बार तुम्हारी बुद्धिमानी के किस्से सुने हैं, लेकिन अब लगता है कि वे सब झूठे थे। जरा बताओ, कितने लोगों से तुमने बात की जिन्हें मैंने परेशान किया? सोचो जरा, जंगल में तुम मुझे परेशान कर रहे हो या मैं तुम्हें? और हां, मैं मायावी तो हूं, लेकिन वो मेरी तपस्या का फल है। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, क्या तपस्या? तुम्हारी? एक प्रेत की? बेताल गंभीर होकर बोला, विक्रम, जब मैं पैदा हुआ था तब इंसान था और जब मरा तो प्रेत बन गया। समझे? मेरी तपस्या मेरे जीवन काल की है, लेकिन ये सब छोड़ो, तुम बस उस पाखंडी की गुलामी करो, क्योंकि तुम एक दास हो, राजा एक दास और कुछ नहीं। बेताल के इस उपहास का विक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वो सोच में पड़ गए। ये सच है कि जंगल में तो मैं आया हूं। बेताल ने मुझे परेशान नहीं किया, बल्कि मैं ही उसे पकड़ने आया हूं। तभी विक्रम को अपने गुरु की एक पुरानी बात याद आई। सभी प्रेत बुरे नहीं होते। कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भूलोक पर लंबे समय तक भटकती हैं। बेताल ने तुरंत पूछा, क्या हुआ विक्रम? किस सोच ने तुम्हें घेर लिया है? क्या मुझे पकड़ने के लिए कोई नई योजना बना रहे हो? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, बेताल, तुम प्रेत क्यों बने? क्या तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा थी? क्या तुमने जीवन में बहुत अधर्म किए थे? क्या तुम्हारी अकाल मृत्यु हुई थी, हत्या या आत्महत्या? बताओ। बेताल अचानक चुप हो गया और विक्रम को घूरने लगा, जैसे उसने किसी दुखते घाव पर नमक छिड़क दिया हो। फिर बेताल बोला, विक्रम, इसका जवाब देने से पहले तुम मेरा एक काम करो। वापस जाओ और उस पाखंडी से कहो कि बेताल बहुत जिद्दी है, वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो तांत्रिक खुद यहां आएगा तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हूं। और अगर वो नहीं माने तो उससे कहना, क्या तुम बेताल की जगह कोई और प्रेत पकड़ सकते हो? गुस्से में विक्रम बोला, मैं तुम्हारा दास नहीं हूं जो तुम्हारे लिए तांत्रिक से सवाल जवाब करूं। बेताल हंसते हुए बोला, मेरे लिए नहीं राजन, अपने लिए। जाओ, वापस जाओ और अपनी आंखें खोलो। विक्रम समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए उन्होंने राज्य लौटने का निर्णय किया। जंगल से बाहर निकलते ही एक पेड़ के पीछे से
एक वृद्ध व्यक्ति ने विक्रम को जाते देखा। यही वो बूढ़ा था जिसने कुछ दिन पहले विक्रम को तांत्रिक से मिलवाया था। राजा जब अपने महल पहुंचे तो अपनी रानी अंबिका को गमगीन देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी जिंदगी को किसकी नजर लग गई थी। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रिमंडल को सारी बातें बताई। एक प्रमुख मंत्री ने सलाह दी, महाराज, बिना जांच पड़ताल के किसी पर भी भरोसा मत करें। राजा सोचने लगे, एक तरफ तांत्रिक है जिनका राज्य में बहुत सम्मान है, लेकिन उन्हें राज्य के भले के लिए एक प्रेत चाहिए। ये बहुत अजीब बात है। दूसरी ओर एक बूढ़ा प्रेत है जो मायावी है, जंगल में रहता है, लेकिन उसने मुझ पर कोई हमला नहीं किया जबकि मैं उसे पकड़ने गया था। लेकिन अगर बेताल सच में अच्छा प्रेत है तो फिर मेरी रानी के साथ जंगल में क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए राजा ने निर्णय लिया कि वे फिर से तांत्रिक से मिलेंगे। जल्द ही राजा उस तांत्रिक की गुफा में पहुंचे। लेकिन ये क्या, वहां तो राज्य के कई गरीब लोग भोजन कर रहे थे। तांत्रिक आने वाले सूखे की भविष्यवाणी कर रहे थे और उनके सेवक गौसेवा कर रहे थे। ये देखकर राजा को विश्वास होने लगा कि तांत्रिक सच में राज्य का भला चाहते हैं। लेकिन अभी भी उनके कुछ सवाल थे। जैसे ही राजा पहुंचे, तांत्रिक मुस्कुराए और राजा को एक माला पहनाकर स्वागत किया। महाराज, आपका स्वागत है। ये माला आपकी रक्षा करेगी। विक्रम ने धन्यवाद कहा और बोला, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। तांत्रिक मुस्कुराते हुए बोला, पूछिए महाराज। विक्रम ने बेताल के साथ हुई बातचीत सुनाई और पूछा, हे तपस्वी, बेताल को पकड़ना बहुत मुश्किल है, किंतु यदि आप साथ चलें तो वो खुशी खुशी आ जाएगा, और यदि आप नहीं चल सकते तो क्या मैं किसी और प्रेत को पकड़ कर ले आऊं? तांत्रिक गुस्से में बोला, महाराज विक्रम, क्या आप भूल गए हैं कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप उस प्रेत को मेरे पास पकड़ कर लाएंगे? क्या आप अपना वचन पूरा करने में असमर्थ हैं? फिर तांत्रिक बोला, राजन, बेताल एक प्रेत है, इसे कभी मत भूलना। वो मायावी है। क्या उसने तुम्हारी रानी अंबिका को बीमार नहीं कर दिया? विक्रम चुपचाप ये सब सुन रहे थे, जैसे यही सुनना चाहते थे। फिर तांत्रिक बोला, राजा, इस रुद्राक्ष माला की मणियों को गिनते रहना। जब भी बेताल कोई कहानी सुनाए, वो कभी भी अपनी कहानी पूरी नहीं कर पाएगा, और जैसे ही तुम जंगल से बाहर पहुंचोगे, वो पूरी तरह से तुम्हारी पकड़ में होगा। विक्रम ने कहा, हे तपस्वी, धन्यवाद। अब मैं बेताल को जरूर पकड़ूंगा। विक्रम मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनकी चाल और चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। विक्रम सोच रहे थे, ये बेताल भी बहुत बुद्धिमान और चालाक है, लेकिन अब तो इसे पकड़कर ही दम लूंगा। बेताल की कोई भी बात, कोई भी चाल अब काम नहीं आएगी। कुछ समय बाद राजा जंगल में उसी जगह पहुंच गए जहां बेताल अब भी पेड़ पर लटका हुआ था। विक्रम को देखते ही वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार बेताल ने चुप्पी तोड़ी और कहा, विक्रम, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी कुछ तो आंखें खुल गई होंगी। अगर तुम वही विक्रमादित्य हो जिसके किस्से मैंने सुने हैं। विक्रम कुछ नहीं बोला। उनकी खामोशी और गले में रुद्राक्ष की माला देखकर बेताल समझ गया कि तांत्रिक ने उन्हें ऐसा कुछ बताया है जिससे उन्होंने उसे पकड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। ये सोचते ही बेताल जोर जोर से हंसने लगा। विक्रम चिढ़कर बोला, दुष्ट प्रेत, क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो? तब बेताल ने कहा, तो महाराज, क्या योजना है आपकी? मुझे पकड़ कर ले जाएंगे? विक्रम बोला, बिल्कुल, यही योजना है मेरी। दुष्ट बेताल शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए, महाराज, याद है जब आपने मुझे उस बरगद के पेड़ से पकड़ने की कोशिश की थी? मैं कैसे आसानी से आपके हाथों से फिसल गया था। विक्रम गंभीर स्वर में, बेताल, इस बार सब कुछ अलग होगा। मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। बेताल हंसते हुए, देखते हैं, लेकिन रास्ता लंबा है। एक कहानी सुनो।
और याद रखना, जब तक मैं तुम्हारी पीठ पर हूं तुम्हें मुंह नहीं खोलना है। विक्रम सिर हिलाकर हामी भरते हैं। बेताल अपनी कहानी शुरू करने ही वाला था कि अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है। दोनों एक साथ घबराकर चारों ओर देखने लगते हैं। एक अद्भुत सुंदर स्त्री घबराई हुई, फटे कपड़े और बिखरे बालों के साथ दौड़ती हुई आती है। उसकी आंखों में भय है। स्त्री रोती हुई, हांफते हुए, महाराज मेरी मदद कीजिए, वो मुझे मार डालेगा। विक्रम चौकन्ने होकर उसे देखते हैं। बेताल कंधे उचकाता है। बेताल मस्ती भरे अंदाज में, महाराज लगता है कोई नई मुसीबत आ गई, तुम देख लो, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। बेताल पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। विक्रम स्त्री से पूछते हैं, कौन हो तुम और तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? स्त्री बोली, मेरा नाम माधवी है, मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हूं। हमारे राज्य के सेनापति ने बगावत कर दी और राज्य छीन लिया। वो अब हमारे राज्य का राजा बन गया है। वो अब मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। अब वो मुझे भी मारना चाहता है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए, महाराज। विक्रम उसकी कहानी सुनकर गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता भी उन्हें आकर्षित कर रही थी। बेताल पेड़ के ऊपर से सब सुन रहा था। उसे लगा कि राजा विक्रम उस राजकुमारी की सहायता करेंगे, पर यह क्या? विक्रम तो कह रहे हैं, राजकुमारी तुम अपने आप को कहीं छुपा लो, अभी मुझे बेताल को लेकर जाना है, कृपया रास्ते से हटो। तभी बेताल ऊपर से बोल पड़ा, विक्रम तुम्हें क्या हो गया? एक बेचारी स्त्री की सहायता करना हर पुरुष का कर्तव्य है, क्या तुम पुरुष भी नहीं? विक्रम बोला, चुप कर दुष्ट प्रेत, चल मेरे साथ। बेताल अब बहुत गुस्से में आ गया। उसने एक जोर की फूंक मारी और तभी विक्रम झटके से नीचे गिर पड़ा और एक रस्सी से बंध गया। बेताल ने अपना हाथ उठाया और अचानक एक अजीब सी तलवार उसके हाथ में आ गई। बेताल गरजते हुए बोला, राजा आज मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेताल अपनी तलवार से विक्रम पर वार करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर फिर से उस रुद्राक्ष की माला पर गई। वो समझ गया कि कहीं न कहीं इसी माला का प्रभाव है, जिसके कारण विक्रम को बस उसे पकड़ना है। ये जरूर उस पाखंडी तांत्रिक की चाल है। तभी बेताल ने एक झटके से तलवार उठाई और माला को तोड़ दिया। तभी विक्रम बोला, बेताल मेरे हाथ खोलो, मुझे राजकुमारी की मदद करनी है। बेताल मुस्कुराया और एक चुटकी में उसकी रस्सी खोल दी। विक्रम बोला, राजकुमारी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने राज्य ले जाऊंगा और विवाह करूंगा। बेताल ये सुनकर हंस पड़ता है। बेताल हंसते हुए, वाह महाराज, इतनी जल्दी प्यार में पड़ गए, लेकिन समस्या यह है कि वो राजा जंगल में ही है, क्या तुम उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो? विक्रम, हाँ मैं उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन तभी एक समस्या आती है। विक्रम परेशान होकर कहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है। बेताल तुरंत बोला, तो फिर खोदो, जरा इस पेड़ के नीचे देखो। विक्रम मिट्टी हटाते हैं और एक प्राचीन तलवार पाते हैं, उस पर वैदिक मंत्र खुदे हैं। बेताल गंभीर स्वर में, ये तलवार तुम्हारे धर्म के कार्यों के लिए उपहार है, इसे केवल न्याय के लिए उठाना। इस तलवार और इसके स्वामी की एक विशेष नियति है, जिसे मैं समय आने पर बताऊंगा। विक्रम तलवार उठाते हैं और राजा से युद्ध के लिए तैयार होते हैं। जंगल के बीचों बीच विक्रम और वो क्रूर राजा आमने सामने आ जाते हैं। एक भीषण युद्ध होता है, तलवारें टकराती हैं। आखिरकार विक्रम तलवार चलाते हैं और राजा को मार देते हैं। विक्रम साहसिक स्वर में, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। माधवी, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। लेकिन माधवी सहमी हुई पीछे हटती है। वो बेताल की ओर डर से देख रही थी। माधवी कांपते हुए बोली, ये कौन है? ये भूत क्यों तुम्हारे साथ है? विक्रम बोला, मत डरो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
बेताल हंसते हुए फिर से बिक्रम की पीठ पर आ जाता है। बेताल शरारती अंदाज में, वाह, लगता है महाराज को उनकी नई रानी मिल गई। लेकिन एक बात सोच रहा हूं, अगर वो लड़की वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। बिक्रम भौंचक्के होकर, क्या मतलब? तब बेताल बोला, सुनो सच, वो राजा उसे मारने नहीं, गिरफ्तार करने आया था, क्योंकि उसने जलन में उसकी रानी को जहर दे दिया था। जब राजा ने उसे अस्वीकार किया तो उसने रानी को मारने की साजिश रची। वो असली अपराधी थी। उसने तुमसे झूठ बोला। बिक्रम सन्न रह जाते हैं। वो उस लड़की की ओर देखते हैं जो सिर झुकाकर खड़ी है। बिक्रम गंभीर स्वर में, गुस्से में, क्या ये सच है? माधवी चुप रहती है। बेताल ने ठहाका लगाकर कहा, बिक्रम, क्या इस तरह की गलती एक चक्रवर्ती राजा को शोभा देती है? क्या इसके लिए राजकुमारी जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने राजा को गलत जानकारी दी? क्या राजा बेकसूर है? बताओ बिक्रम, क्या ख्याल है तुम्हारा? तब बिक्रम ने परेशान होकर जोर से कहा, यह बिल्कुल एक बड़ी गलती है। राजा का धर्म है कि किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी ले, तथ्यों को समझे, सच और झूठ का पता लगाए और तभी कोई फैसला करे। ऐसा नहीं करने से बहुत बड़ी भूल हो सकती है, जो मुझसे भी हुई। मैंने अंधे होकर एक निर्दोष की हत्या कर दी। माधवी की सुंदरता ने मेरी बुद्धि को ढक दिया। ये राजकुमारी का अपराध तो है ही, पर उससे भी ज्यादा ये मेरा अपराध है, क्योंकि राजा को हमेशा न्यायशील होना चाहिए। तभी बेताल जोर से हंस पड़ता है। बिक्रम गुस्से में, इस पर हंसने की क्या बात है? बेताल हंसते हुए, महाराज, एक अच्छी और एक बुरी खबर है। कौन सी पहले सुनना चाहोगे? बिक्रम ने हैरान होकर पूछा, क्या इस हालात में भी कोई अच्छी खबर हो सकती है? चलो पहले अच्छी बता दो। बेताल हंसते हुए, अच्छी खबर यह है कि कुछ हुआ ही नहीं। न लड़की असली थी, न राजा, न युद्ध। ये सब मेरी माया थी। असल में ये वही कहानी थी जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा था। बिक्रम आश्चर्य से, क्या ये सब तुम्हारी माया थी? झूठ मत बोलो बेताल, मेरी तलवार पर लगा ये खून असली है और वो सुंदर स्त्री अभी भी यहां खड़ी है। लेकिन जैसे ही बिक्रम ने मुड़कर उस स्त्री की ओर देखा, वो वहां से गायब हो गई। और जब उसने अपनी तलवार देखी तो उसमें कोई खून नहीं था। बेताल बोला, बहुत जल्द तुम्हें ऋषिकेश भी जाना है, वहां तुम्हें यही स्त्री मिलेगी और ये कोई माया नहीं। विक्रम आश्चर्यचकित होकर बोला, ऋषिकेश? मैं भला वहां क्यों जाऊंगा? बेताल मुस्कुराया और बोला, सब समझ जाओगे विक्रम। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं प्रेत कैसे बना, इसका जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। विक्रम बोला, चलो अब चलते हैं। बेताल मस्ती में बोला, तुम तो बड़े बुद्धू हो बिक्रम। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। याद रखना राजन, मेरा नाम बेताल है और तुम कभी भी मेरी माया को नहीं समझ सकते। पर तुम बुरा मत मानो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने किसी बेकसूर को नहीं मारा, इसलिए तुम भी हंसो, क्योंकि बुरी खबर तो मैंने अभी तुम्हें बताई ही नहीं। बिक्रम ने पूछा, अब बुरी खबर क्या है? तभी बेताल मस्ती में बोला, और अब बुरी खबर, तुमने मुंह खोल दिया बिक्रम, तुमने मुंह खोल दिया। मैंने कहा था जब मैं तुम्हारे पीठ पर बैठा हुआ होऊंगा तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। तुमने मुंह क्यों खोला बिक्रम? मैं तुम्हारे साथ जाकर उस ढोंगी तांत्रिक से मिलने के लिए इतना उत्साहित था। तुमने मेरा सारा मजा खराब कर दिया। मैं बहुत निराश हूं बिक्रम, वापस जाओ, वापस जाओ। बेताल खिलखिलाते हुए फिर से हवा में उड़ जाता है और फिर बिक्रम बेताल की ओर देखते रह जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेताल इतनी आसानी से उन्हें मूर्ख कैसे बना लेता है। और तभी बिक्रम की नजर उस तलवार पर पड़ी जिसका रहस्य अभी बेताल ने बताया नहीं था। क्या यह तलवार सच में बिक्रम के लिए थी? इस तलवार और बिक्रम की क्या नियति थी? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।